नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन 2.0 लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से यह आंदोलन चल रहा है। किसानों को जब ट्रैक्टर ट्रॉली और पूरे दलबल के साथ आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो किसानों ने पैदल 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया, लेकिन इस जत्थे को भी हरियाणा में एंट्री नहीं दी गई। अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस के जवानों और किसानों के बीच में टकराव हुआ। कई किसान घायल भी हो गए, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसानों ने एक बैठक बुलाई और दिल्ली कूच को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मामले में जवाब दिया है और क्या कुछ कहा गया है इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या कुछ आगे चल रहा है, क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी आगे अपने आंदोलन को लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। किसान आंदोलन 2.0 जारी है। पिछले करीब 9 महीने से किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए थे, लेकिन अब किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद फिर वही हाल। एक तरफ अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस के जवान तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी किसान। टकराव इतना बढ़ गया कि कई किसान घायल तक हो गए, जिसके बाद दिल्ली की ओर आगे बढ़ने वाले जत्थे को किसान नेताओं ने वापस बुला लिया और आगे की रणनीति पर विचार करने की बात कही गई। जब यहाँ सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर सीधी बुलेट चलाई, सीधी गोलियां चलाई, हम तब भी मानते थे कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं हम स्टेट से लड़ सके जब वो बुलेट चला रहा। हमने पीसफुली बैठने का निर्णय कर लिया और पूरे 10 महीने कौवे की तरह चलाते रहे। ट्राली ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए। अब हमने पैदल जाने का फैसला कर लिया तो मौत पड़ गई। अब हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। किसान आंदोलन हो रहा हो और मामले पर सियासी रंग न चढ़े, ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक तरफ संसद परिसर में हरियाणा के सांसदों ने एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग के साथ पोस्टर हाथों में लेकर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। तो वहीं हरियाणा के मंत्रियों ने इस मामले में पंजाब सरकार पर सवाल उठाए और साथ ही किसानों के पास दिल्ली जाने की इजाजत नहीं होने की बात भी कही गई। नहीं, इजाजत ले ली है उन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहां दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत ले फिर जाएंगे। हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें हैं तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज
साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं है। पक्ष तो केवल और केवल कई बारी इस टाइप के बयान देने का काम करता है कि माहौल खराब हो। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जब हरियाणा प्रदेश जो है 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, एमएसपी का मामला संसद में भी उठा। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कई बड़ी बातें कही। किसानों को लगातार लाभ पहुंचाने का दावा किया गया और कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ ये भी कहा कि किसानों की सेवा करना मेरे लिए भगवान की पूजा है और किसानों का पूरा उत्पाद एमएसपी पर खरीदने की बात उन्होंने कही। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, तो आखिर सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसी साल जब चुनाव से पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी सरकार ने किसानों से बातचीत की थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद किसानों से बातचीत का इरादा सरकार का है भी या नहीं, इस बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ललित अरोड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादव जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। ओंकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार किसानों की तरफ से जो फैसला लिया गया है, दिल्ली कूच को एक बार के लिए टाला गया है, उस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता, हमारी संवाददाता, भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी किसानों की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ कहा गया? क्योंकि आज आगे नहीं बढ़ पाए हैं, शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली कूच को टालने का ऐलान किसान नेताओं की तरफ से किया गया, लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति किसानों की रहने वाली? बिल्कुल, देखिए हितेश, आज 2 प्रेस वार्ता किया गया है। यानी जिस तरीके से दोपहर 1 बजे से किसानों ने पूरी कोशिश की, शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए आने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की गई, मगर जिस तरीके से वो असफल रहे। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से आंसू गोले का प्रयोग किया गया, जिसके बाद करीब 6 से 7 किसान जख्मी हो गए, यानी उन्हें परेशानी हुई सांस लेने में। करीब 2 के आसपास किसान हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं, जिसकी सूचना भी सरवर सिंह पंढेर के द्वारा जब उन्होंने प्रेस वार्ता किया तो उनके द्वारा दिया गया कि आज की जो कोशिश थी वो, हालांकि सरकार जिस तरीके से चाहती है कि बातचीत करना चाहती है, तब उन्हें 1 दिन का मौका देते हैं। यानी कल किसी भी प्रकार का जो दूसरा जत्था कल रवाना होने वाला था वो नहीं होगा। सरकार को 1 दिन का मौका दिया गया है किसानों के द्वारा कि उनसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए जो भी चीजें होनी है, यानी जो मांगे हैं किसानों की, वो पूरी कर दी जाए, जिसके बाद फिर जो आगे की चीजें प्रक्रिया होगी। यानी अगर साथ ही जो 1 दिन का मौका दिया गया है, अगर इस दिन नहीं होता है तो संडे के दिन यानी परसों किसान फिर से एक जत्था, यानी 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए वापस से रवाना होगा। उसके अलावा जिस तरीके से एक और प्रेस वार्ता यहाँ पर किया गया है, यानी खनौरी बॉर्डर से जिस तरीके से हमने देखा कि एक और प्रेस वार्ता किया गया है, जिसमें साफ तौर से जगजीत सिंह ढालीवाल कहते हुए नजर आए हैं कि पहले लगातार एक सुर लगाया जा रहा था कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं पैदल जाए। अब जब पैदल जाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि
किसान रास्तों को रोक कर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन रास्तों को रोक रहा है, इस तरह की चीजें कही जा रही है। और जिस तरीके से आंसू गोले का इस्तेमाल किया गया है किसानों के ऊपर, जख्मी भी हो गए हैं किसान, तो क्या चीजें हो रही है ये खुद सभी देख रहे हैं। साथ ही देखिए हितेन, हालांकि शंभू बॉर्डर पे जिस तरह की परिस्थिति अभी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि किसानों ने एक दिन कह दिया है कि वो अब अगर जत्था निकलेगा 101 किसानों का तो वो अब रविवार को निकलेगा। हालांकि मैं अगर आपको सिंघू बॉर्डर की परिस्थिति दिखाती हूँ हितेंद्र, दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर की मैं परिस्थिति दिखाती हूँ, तो जिस तरीके से हालांकि सुबह से यहाँ पे परिस्थिति नॉर्मल थी, मगर अभी करीब 5 बजे के आसपास जितने भी आला अधिकारी हैं वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ वज्रवाहन, विक्रांत और साथ ही आंसू गोले यानी टीयर गैस का भी इंतजाम पूरा पुख्ता कर दिया गया है। साथ ही आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ब्रीफिंग की गई है और साथ ही अभी भी जायजा लिया जा रहा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पे मीटिंग भी देखने को मिल रही है और जायजा लिया जा रहा है, ब्रीफिंग की जा रही है और तमाम जो इंतजाम है सिंघू बॉर्डर पे भी पुख्ता कर दिए गए हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिलती है तो यहाँ पर दिल्ली के जो बॉर्डर्स है, दिल्ली हरियाणा के जो बॉर्डर्स है, वहां पे जो परिस्थिति होगी उसे काबू में किस तरीके से किया जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ भी जो बंदोबस्त है उसे पूरे कर दिए गए। हालांकि देखिए हितेन, मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये जो रास्ता है वो करीब 9-10 महीने से बंद है। हमने देखा था किस तरीके से 13 फरवरी को जब इस रास्तों को बंद किया गया था, हालांकि इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से लगभग बंद कर दिया गया था और अब जब करीब 9 महीने हो चुके मगर अभी भी 2 लेन को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से हम पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो एक ट्रैफिक हम देख सकते हैं, कितनी लंबी ट्रैफिक देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से लोगों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसान अगर आते हैं हरियाणा यानी शंभू बॉर्डर से अगर आगे बढ़ने में सफल होते हैं किसान और इस बॉर्डर यानी सिंघू बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो उन्हें भी यहाँ भी रोकने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। हालांकि देखिए किसानों के द्वारा आज भी कहा गया, यानी जब प्रेस वार्ता किया गया तब भी सरवन सिंह पंढेर के द्वारा कहा गया कि जब प्रशासन ने यानी पुलिस कर्मियों ने हमसे परमिशन मांगी कि आपको कहाँ परमिशन मिली है, तो हमने उन्हें परमिशन पकड़ाया, तब भी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा। हालांकि दिल्ली के द्वारा कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई परमिशन हमसे नहीं मांगा है, यानी किसानों के द्वारा किसी भी प्रकार का परमिशन हमसे नहीं मांगा गया है। वही किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 तारीख को जब हमने परमिशन मांगा तब हमें परमिशन मिल गया अधिकारियों से, उसके बाद फिर उसे मना कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या उन्हें परमिशन मिली है या नहीं मिली है। हालांकि जिस तरीके से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज भी सुना कि अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है आपके पास, दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा में भी आपको जाने का परमिशन नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरीके से हम आपको आगे बढ़ने देंगे। धारा 163 यानी BNS 163 लगा दिया गया है, जिसके तहत करीब 4 से 5 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब देखने वाले हितेंद्र बात होगी कि कल केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ चीजें रहती है, क्या उनसे बातचीत की जाएगी। जिस तरीके से हमने सुना भी कि शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा भी कहा गया कि अब हम किसानों के लिए हित में तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वही कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, अगर उनकी बातें, उनका जो वादा खिलाफी किया गया है जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली आने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि या तो हमसे बात करें या फिर हमें दिल्ली जाने की परमिशन दी जाए, या तो जंतर मंतर या फिर रामलीला का मैदान हमें दे दिया जाए ताकि अपनी बातें हम सरकार तक पहुंचा सके। अब देखने वाली बात होगी कि रविवार को क्या परिस्थिति रहती है, क्या किसानों की मांग को पूरा कर लिया जाएगा, क्या चीजें रहती है, क्या डायलॉग के थ्रू क्या चीजें होती है, और अगर नहीं होती है तो रविवार को किस तरीके से किसान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखने वाली बात तो यही होगी क्योंकि कई तरह के सवाल हैं और इन्हीं का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी जुड़ गए हैं इनेलो की तरफ से, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन चर्चा में मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले सतीश नंबरदार जी से ही, क्योंकि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के और किसानों ने जो फैसला लिया है। सतीश जी, क्या लग रहा है अब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जाएगी क्या? जो आपने जो एक बार के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया है उसके बाद क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है बनती हुई? देखो, सबसे पहले तो आज हम भारत के संविधान के जनक माननीय अम्बेडकर साहब की जयंती को बहुत बहुत नमन। जी। पूरा किसान समाज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला है और दूसरी बात, हम सब छोटूराम के अनुयायी हैं। पूरा देश किसान समाज और वो सही नहीं तो कोई भी सिस्टम
किसी तरह का भी कुछ नहीं जुड़ रहा। किस तरह आज यह सरकार चाहती है, अब भाई हमेशा अकुलों को यह पता है किसानों ने, अब भाई उसका एक बेटा भाई वहां पे है और एक बेटा पुलिस में है। तो इस तरह के जुल्म जो 100 हम पैदल भी कहीं पर भी नहीं जा सकते। इस तरह का काम भाई हमारी समझ में तो इस सरकार के पहले देखा नहीं, क्योंकि देश आजाद भी हुआ है, उसमें भी आंदोलन हुआ है, खुद महात्मा गांधी ने आंदोलन किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी इस तरह का काम जो है जो ये सरकार खुद कर रही है। और किसान ने आज भी यह समझ कर नहीं हमारे बेटे हैं, और उसमें अगर किसी हमारे बेटे का, हमारे जो किसान का एक बेटा है, उसको किसी भी तरह का कोई भी चोट वगैरह ना आए, क्योंकि उसमें भी हमारा ही नुकसान है। देश की सुरक्षा भी किसान का बेटा करता है और खेत भी किसान का बेटा चलाता है। इसलिए हमने फैसला लिया, अब भाई हम एक दिन स्थापित करते, हो सकता है सरकार को शुद्ध बुद्धि आए और किसानों को। अभी मैं माननीय हरियाणा के कृषि मंत्री की बात छोड़ रहा था, उसका तो साफ कहना है हम किसानों को MSP रुपए देते। अरे आप किसानों को खाद बीज तो दे नहीं सकते, बिजली आप दे नहीं सकते, नहरी पानी आप दे नहीं सकते, किसान की फसल नहीं होगी तो आप खरीदारी क्या करेंगे? आप किस तरह किसानों को खाद बीज में लाइन में लगवाने का काम करते हैं? किसान की लाखों परेशानियां आज किसान को देखा आत्महत्या करने पर मजबूर है इस सरकार में। आज इन्हें किस तरह है कि मतलब सिस्टम को बिगाड़ कर अपनी सरकार बनाने का खुद इन्होंने पूरे का पूरा चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में कैद करके सरकार बनाई है, और पूरे का पूरा इंतजाम, पूरे का पूरा इल्जाम ये किसान समाज को लगाने का काम करते हैं। आज एक बात बताइए, जब 100 आदमी दिल्ली की तरफ आ रहे थे, इन्हें इसी तरह वाकचूक के साथ किया। आज लोकतंत्र में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। इस तरह गूंगी बहरी सरकार हमने नहीं देखी है। धारा 163 लगा के होते हैं, दिल्ली में केजरीवाल का घर का घेराव करने का काम करते हैं, बंगाल में उसका ममता दीदी का घर घेरने का काम करते हैं, वहां इनको धारा 163 दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ जब किसान अपनी मांग के लिए चलता है, वहां ये धारा 163 का हवाला देकर देश को गुमनामी में भेजने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन किसानों से पहले बातचीत भी हुई है, कोई समाधान नहीं निकल पाया, तब भी बातचीत जारी रही। अब क्या लग रहा है कि किसानों की तरफ से क्या बातचीत शुरू की जाएगी 1-2 दिन में? किसान कल भी बातचीत के लिए तैयार था, आज भी खुद माननीय शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग की थी। माननीय जो आप ये सौर ऊर्जा का सिस्टम लगा रहे हो, ये सिर्फ व्यापारियों का बढ़ावा देने के लिए लगा रहे हो, किसान को इसका 1% फायदा नहीं होता, किसान का नंबर नहीं आता, किसान को ब्लैक में लेने पड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि नंबरदार जी आपको बाद में बुलाकर स्पेशल मीटिंग रखूंगा, आप सबूत लेकर आइए। लेकिन आज तक उन्होंने दोबारा बुलाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मेरे पास सबूत थे। किस तरह किसानों को सदन में शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए आज कि मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन ललित अरोड़ा जी कांग्रेस के सांसद, हरियाणा कांग्रेस के विशेष रूप से सांसद थे, जब MSP की गारंटी दो और किसानों से बात करो, इस तरह के विरोध प्रदर्शन, इस तरह की तख्तियां हाथ में लेकर के करते हुए नजर आए। क्या लग रहा है अब जब किसानों और सरकार के बीच में ही कहूंगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिस के जवान सरकार की तरफ से वहां पर खड़े किए गए, दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर परमिशन नहीं दी जा रही तो सरकार की तरफ से ही नहीं दी जा रही है परमिशन, इसीलिए कहूंगा कि किसान और सरकार के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है अब आपको? एक बार के लिए किसानों ने दिल्ली कुछ को टाल दिया है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ कल तक का समय है। परसों एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है जिस तरह की आज देखने को मिली। क्या लग रहा है, क्या किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार जानबूझ करके? देखिए, देश की ग्रोथ और देश के झगड़े आपस में इनका विरोध है। जहां झगड़ा होगा ग्रोथ नहीं होगी, और जहां ग्रोथ होगी झगड़ा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब 5 जून 2020 को ये किसानों के कानून लेके आए थे, इस दौरान बहुत विद्रोह हुआ, वो लखीमपुर में भी बंदे मारे गए, 750 से ऊपर यहां भी मर गए बॉर्डर पे। तो 19 नवंबर 2021 को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनको निरस्त कर दिया। अब निरस्त जब किया तो वो क्या वादे किए थे, ये हमें कल कुहाड़ साहब भी बता रहे थे, उनके पास लिखित में है। जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, उनके साइन थे उस पर उसने लिखा था सारी चीजों को सहानुभूति पर विचार करेंगे। तो अब इस बात को 3 साल हो गए 19 नवंबर 2021 के बाद, तो
अब ये बताइए कि कब तक किसान पानी पी के सोते रहेंगे? जब उन्होंने बार बार वार्ता की कोशिश करी, इन्होंने कोई नवाब सिंह जी की भी कमेटी बनाई, जब ये इतनी बातें हो गई तो किसी ने इनको आश्वासन नहीं दिया, कोई कानून नहीं बनाया। एमएसपी का वो गारंटी मांग रहे हैं राइटिंग में और 12 डिमांड और हैं। भाई अगर आप अभी भी बात ही कर रहे हो, अच्छा आपने फिर ये परमिट किसने परमिट किया है कि 101 आदमी चले जाए बिना ट्रैक्टर के पैदल? कोर्ट्स ने किया है ना। अब अम्बाला के एसपी कहते हैं कि दिल्ली वाले का परमिशन ले आओ। दिल्ली के बॉर्डर पे जब जाएंगे दिल्ली वाले पूछ लेंगे इनसे, हरियाणा वाले किस तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो जब ये दिल्ली का बॉर्डर पार करेंगे तो वो अपना देख लेंगे भी 101 आदमी आएंगे नहीं, उनके लिस्ट दे रखी है, उनको जाने दो। अब ये एक मतलब पॉपुलर रिजीम ऐसे नहीं करता, एक तानाशाह ऐसे करता है। भाई 101 लोग अगर वहां चले जाते हैं, उनके लिस्ट अम्बाला डीएसपी एसपी को दे देते हैं, डीसी को, और वो आगे उसको फॉरवर्ड कर दे। उनके आईडी प्रूफ से आप देख लीजिए। पहले मैं अपनी बात करूं, मैं सैकड़ों बार गया हूं जंतर मंतर पे भी और रामलीला ग्राउंड में अपने 65 साल के जीवन में, ट्रेड यूनियन में मैंने बहुत सभाएं वहां की हैं। तो पहले हमें जाने देते थे, आज क्या ऐसा हो गया है कि 101 आदमी जाएंगे तो किसी सरकार को खतरा हो जाएगा, या डीसी साहब क्यों रोक रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं दिल्ली की परमिशन लाओ? ये तो दिल्ली पुलिस पूछेगी ना जब ये वहां हरियाणा का बॉर्डर पार करेंगे। लीगली तो देखो ये बात है, कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, हाई कोर्ट ने बुला लिया, फिर भी अम्बाला के कोई डीसी अपनी मर्जी थोड़ी कर रहे हैं, उनको भी तो इंस्ट्रक्शन आई होगी ना जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, वो बात करें शिवराज जी से या अमित शाह जी से कि दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दो कि ये यहाँ आते हैं 101 आदमी की लिस्ट तैयारी करके उनको जंतर मंतर बैठे दो, या उनको रामलीला ग्राउंड में परमिशन दे दो। इसमें 101 आदमी क्या करेंगे? एक जमाने में लाखों लोग जाते थे और पूरी दिल्ली को सीज कर लेते थे। मैंने वो सभाएं भी देखी है लोकदल के टाइम में, वहां पे दिल्ली में 10-10, 15-15 लाख इकट्ठे होते थे। थोड़ा बहुत वहां होता होगा ये सब, लेकिन आज की तारीख में 101 आदमी होते क्या है? मेरे को बहुत तकलीफ है कि आजाद हिंदुस्तान में हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करते। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू मूवमेंट है। इन सारे सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कहता हूँ PIL लेनी चाहिए, या खुद ही इस पे संज्ञान लेके और सरकार को निर्देश करेंगे इनको आने दो। ऐसे किसानों को इंसल्ट करके, अपमान करके, और कल शिवराज जी ने मैं अच्छी एक घोषणा की है कि कल हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ये डिटेल नहीं आई है कि उनसे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, व्हाट विल बी द कंडीशनलिटीज, ये सारी बातें तो सामने आई नहीं। अब पता नहीं कल मीटिंग होती है कि नहीं होती, लेकिन कल का उन्होंने मुलतवी कर दिया। चलो ये सोच के कि सरकार एक चांस मांग रही है या सरकार बात करना चाहती है। हम ये नहीं कहते सरकार तो महामहिम है भी, सरकार तो सबसे शक्तिशाली है, वो इनको बीच में एक मीटिंग की डेट दे रही है। फिर डेट से बात नहीं बनेगी, आप एजेंडा तो बनाइए कि किस विषय पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 13 मांगों पे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो एक्सेस पैदल भी नहीं देते आप, यानी हिंदुस्तान का किसान या एक किसानों की बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव 101 आदमी लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, तो फिर इसका मतलब हम तो अपने घरों में ही बंद हैं। ये कैसी फिर इमरजेंसी है? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन वो जुड़े नहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ है नहीं। ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से। ओंकार जी, आपको क्या लगता है सरकार और किसानों के बीच बात बन क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बार फिर से आंदोलन शुरू हुआ था, तब बातचीत हुई, इस तरह की बातें आई थी कि 4-5 फसलों पर किसानों को MSP पर गारंटी देना चाहती है सरकार, लेकिन उस बात को किसानों ने उस वक्त ठुकरा दिया था उस प्रस्ताव को। लेकिन अब बातचीत भी नहीं हो रही है। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि कल बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक उस बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह है, कहाँ कुछ रोड़ा अटक रहा है जो बातचीत नहीं बन पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती क्या है। मेरे को नहीं लगता सरकार करेगी। अगर बातचीत करनी होती 13 फरवरी 2024 से किसान बैठे हैं, और किसान मांग क्या रहे हैं? MSP गारंटी कानून और C2+50% का फार्मूला जी, बस। और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाँ की थी जब 3 काले कानून वापस लिए थे। तो वही तो मांग रहे, कुछ ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। फिर मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता आज बैठा नहीं, और मेरे को लगता है बीजेपी का प्रवक्ता आज आएगा भी नहीं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत में क्या आपातकाल लग चुका है? अगर आपातकाल नहीं लगा तो जो किसान चाहता है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है।
संविधान में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता है जी। और संविधान में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। जी। फिर क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है? क्यों रोका जा रहा है उसको? क्या आप पैदल भी नहीं जा सकते? क्या 101 किसान जाके वहां पे दंगा करने जा रहे हैं? फिर अगर वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने से किसान को रोका जा रहा है, तो क्या दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी जहां रोका जा रहा है? भारत की राजधानी है। बहुत अजीब बात है। क्या आज से पहले आंदोलन नहीं हुए? जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार तो आंदोलन के बीच में से निकली थी। क्या बीजेपी सरकार के आने से पहले आंदोलन नहीं होते थे? लाखों लोग जाते थे, लाखों आंदोलन भी करते थे। किसको नहीं पता अन्ना हजारे का आंदोलन? पूरी दुनिया को पता है। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। मैं मानता हूं कांग्रेस में लाखों कमियां थी, लेकिन क्या उन्होंने ऐसे आंदोलन को कुचला? उन्होंने ऐसे आंदोलन को कुछ नहीं कहा, आंदोलन करने दिया। इस सरकार को क्या डर है, ये मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन अफसोस बीजेपी का प्रवक्ता आज आया ही नहीं। आंदोलन पहले भी हुए। और फिर दिल्ली पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की। बहुत अजीब बात है। इस छोटी सी बात के लिए किसान अगर चले भी जाएंगे, 101 किसान चले जाएंगे, 1001 भी चले जाएंगे, तो क्या जाके दिल्ली सरकार का तख्ता पलट देंगे? चुनी हुई सरकार है। आप बात सुनिए, लोकतंत्र है, राजतंत्र और तानाशाही तो नहीं ना कि जो राजा चाहेगा वो तो हो जाएगा। राजा चाहे तो किसी को गोली मारने का आदेश दे देगा। बहुत अजीब बात है चंद्र जी। ये सरकार को सोचना चाहिए। अभी तो 5 साल पूरे पड़े हैं और अगर अभी से टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी तो बहुत मुसीबत वाला काम है। किसान शांति प्रिय तरीके से, हाँ अगर किसान कोई हुड़दंग करते हैं आप उठा के जेल में डालो अगर हुड़दंग करते हैं तो, लेकिन वो तो शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते हैं। ठीक। वो किसी को तंग नहीं कर रहे, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। और आज तक का इतिहास उठा के देख लो, किसान ने किसी को परेशान नहीं किया। किसान ने अन्न दिया है, बल्कि भूखे को मुफ्त में अन्न दिया है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, पूरे विश्व का सबसे लंबा आंदोलन चला। लाखों लोगों का पेट भरा किसानों ने। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? वो सोचने की प्रक्रिया। बिल्कुल। आज ठीक है, इनके पास पूर्ण मेजोरिटी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन ये दिन सदा नहीं रहती। धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप तो आती है। इनको ये सोचना चाहिए, ये सरकार हमेशा के लिए नहीं आ गई। किसान का सम्मान करो। किसान दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली जाए। और क्या कर रहा है किसान? या तो हमारी बात मान लो, बातचीत करो। अब किसान भी क्या करे? 13 फरवरी 2024 से बैठा है, 10वां महीना चल रहा है। किसान क्या करे? बात सरकार कर नहीं रही। कुछ तो करना पड़ेगा ना किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी ये रोक हमारे क्यों साथ गए हैं। हैं? एक बस सिकंदर जी एक बात पूछना। जी जी। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए क्या? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए हैं और मेरे को लगता है आज बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे भी नहीं। तो स्थिति ऐसी है, क्या सामना करेंगे वो? हाँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। ये चाल चलना है क्या? किसान शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, उसके ऊपर रसगुल्ले फेंके जाए आंसू के। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसी व्यवस्था की और मांग करता हूँ सरकार की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि जज महोदया भी कहीं ना कहीं डिबेट तो देखते हैं, परिस्थितियों पर नजर रखते हैं, वो बीच में इंटरफियर करें, क्योंकि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करेंगे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी। और किसानों के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा, कोई लाठी डंडा लेकर नहीं जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैदल जाना चाहते हैं तो गोला बारूद लेकर नहीं जाना चाहते, उनको जाने देना चाहिए या उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। किसानों के साथ खड़े हैं हम हर तरीके से। जी। किसान कोई गलत करने वाले नहीं है, इनका साथ देना चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोटी तो वो भी खाते हैं। हाँ बिल्कुल, रोटी हर कोई खाता है और अन्नदाता अन्न उगाता है, लेकिन अन्नदाता पर आज जिस तरह से आंसू गैस के गोले पड़े, कई किसान घायल भी हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्थिति है और सरकार क्या चाहती है, किसान आगे क्या कर सकते हैं। राजेंद्र जादौन जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की स्थिति आज देखने को मिली शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, और उसको लेकर के तैयारियां जिस तरह की चल रही हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, उधर से यूपी के किसान भी आए थे, उधर भी जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से वैसा ही आंदोलन शुरू होने वाला है क्या देश में?
नहीं, देखिए ऐसा है कि बातचीत जब 9 महीने से वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो आपने पहले जो है बल प्रयोग करके पहले रबर की गोलियां भी चलाई गई और दूसरी गोलियां भी, एक किसान की मौत का भी मामला हो गया था। तो ये सब इसके बाद बातचीत तो होनी चाहिए थी ना। अगर आप प्रेशर को जो है हटाना चाहते हैं, दबाव को खत्म करना चाहते हैं, तो बातचीत से ही खत्म होगा वो तो। अब देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की कोई ना कोई समस्या चलती रहती है जी। तो आपको बातचीत करके सरकार किस लिए है? सरकार बंदोबस्त करे, बात समस्याओं का समाधान करे। सरकार तो इसलिए होती है, सरकार अपने प्रभाव को सिद्ध करे कि हाँ भाई हम सरकार है। नहीं तो फिर इस तरह से जो है टकराव होता रहेगा, बातचीत करेंगे नहीं तो टकराव होता रहेगा। फिर हो सकता है कि फिर पहले जैसी स्थिति एक बार फिर आ जाए कि वो जो साल भर आंदोलन चल गया था और 750 किसानों की मौत हो गई, पता नहीं क्या हो। अब ये तो एक भविष्य में है, भविष्य के गर्भ में है कि क्या निकल के आता है। लेकिन सरकार को बातचीत करनी चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको सरकार खुद ही समाधान कर सकती है। जब सरकार ये कहती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, पूरी एमएसपी दे रहे हैं, तो फिर आपको उस पर कानून के दायरे में लाने में दिक्कत क्या है? जब आप एमएसपी दे ही रहे हैं, और एमएसपी तो सरकार ही तय करती है। ठीक, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री आज सदन में ये कह रहे थे कि एमएसपी पर हमारी जो मंशा है वो पवित्र है और मेरे लिए तो भगवान की पूजा के बराबर है किसानों की सेवा, इस तरह की बातें कह रहे थे। 50% फायदा पहुंचाने की बात कह रहे थे, एमएसपी पर पूरा उत्पाद खरीदने की बात कर रहे थे। सदन के भीतर ये बातें कही गई, लेकिन हकीकत क्या है इसकी? नहीं, हकीकत पता नहीं। अब ये पवित्रता कैसे सिद्ध करेंगे? क्या गंगा जल मंगाएंगे, फिर उससे उसको धोएंगे कानून को, क्या करेंगे? पवित्रता तो सिद्ध हो जाएगी, आप कानून बना दीजिए। सेशन चल रहा है, विधेयक पारित कर दीजिए, खत्म बात। एमएसपी आप तय करते हैं, एमएसपी आपका डिस्क्रिप्शन है। आप लागत के हिसाब से किसान को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, लागत निकल जानी चाहिए और प्रॉफिट मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप एमएसपी तय करते हैं। उसको कानून के दायरे में लाने में दिक्कत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये तो कोई बहुत ज्यादा वो होने नहीं वाला कि कोई बहुत जो खाद्यान्न और सब कोई 7वें आसमान पर उनके दाम चले जाएंगे जी। और इसके बावजूद आप एमएसपी नहीं है तब भी देखिए कि दाम कितने बढ़ रहे हैं। ये मुनाफाखोरी कहां से हो रही है? इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? किसान का तो आप जो एमएसपी तय करते हैं और या एमएसपी उसको मिली ना मिली और किसान का तो उत्पादन बिक गया, लेकिन इसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो फैक्ट्रियां जो प्रोसेसिंग करती है वो कितना महंगा बेच रही है। आटे के दाम बढ़ गए, तेल के दाम देखो तो बहुत ऊंचे बढ़े हुए, खाद्य तेलों के और कई चीजों के, हर चीज के। सब्जी मार्केट में जो है सब्जी इतनी महंगी है, वो क्यों है? किसान को क्या मिल रहा है क्या इतना? जितना सब्जी मार्केट में सब्जियां महंगी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखने की बात है, सरकार को जो है सिद्ध करना चाहिए कि उसके पास विवेक है। ये जो जिस तरह से लाठिया वाठिया गोली चलाना वाला कोई विवेक संपन्न व्यक्ति, सरकार, सिस्टम नहीं करता इस तरह के बल प्रयोग, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो देखिए कि आपको कहाँ कोई जो इंटरमीडिएट है जो बीच में जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको फिर वो रिफाइन मतलब उसको प्रोसेसिंग करते हैं उसकी या रिफाइंड करते हैं, तो वो किस तरह से दाम बढ़ा देते हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये देखिए, आप उसको कंट्रोल कीजिए। एमएसपी ये जब आप कह रहे हैं कि दावा करते हैं लगातार कि हम एमएसपी दे रहे हैं तो दे दो, कानून के दायरे में लाने में परेशानी क्या है? और को एमएसपी कोई बहुत मनमाने तरीके से तो तय हो नहीं जाएगी कि अदालतें तय कर देंगी, सरकार ही तय करती है एमएसपी। और वो कानून ये है कि कानून ये गारंटी देगा कि जो सरकार ने एमएसपी तय की है उससे कम में कोई खरीद नहीं होगी जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन सतीश सवाल ये है कि आप करिए, बाकी की मांगे तो बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सतीश बात करिए और समाधान कीजिए। जहां तक मुझे याद है, जब फरवरी में बातचीत हो रही थी सरकार के साथ, मंत्री पहुंच रहे थे चंडीगढ़ बातचीत करने के लिए, तब प्रस्ताव ये आया था कि 4-5 फसलों पर सरकार तैयार थी गारंटी कानून बनाने के लिए भी, लेकिन उस दौरान किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब क्या बातचीत बिगड़ी थी? कहां बातचीत खत्म हुई थी? कहां रुकी थी ये बातचीत जो अब तक इतना लंबा ये आंदोलन चल रहा है और अब एक बार फिर से किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, ऐसा 4-5 प्रमुख फसलों पर। सतीश जी से मेरा सवाल है, राजेंद्र जी। छोटे भाई जी, यह समस्या 4-5 फसलों की नहीं है, यह समस्या पूरे देश के किसान की है। और इस देश में किसान हर तरह अलग अलग फसल बोते हैं और जो किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो एक अकेला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम यूपी नहीं देखता, वो पूरे देश को देखता है। अब भाई चलो मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, यहाँ की एमएसपी पर ले दी तो मेरा काम बन गया, बाढ़ में जाओ जनता। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश की फसल को, पूरे सिस्टम को देखकर चलता है।
वो कहीं पर भी नहीं चाहेगा। बिहार का किसान हो, असम का किसान हो, जब असम में फसल होती है तो उसको भी एक खरीद की गारंटी हो, असम का किसान क्यों आत्महत्या करे? तो इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये सरकार इस आंदोलन को, किसान यूनियन को, संयुक्त मोर्चे को तोड़ना चाहती थी। अब कुछ भी इनको दे दो, बाकी को छोड़ दो। लेकिन किसान हमेशा पूरे देश को एक अन्नदाता रहा है। उन्होंने देश आजादी में भी शहादत दी, किसान आंदोलन में भी शहादत दी। इसलिए केंद्र सरकार उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई और किसान इस बात को मानने का तैयार नहीं हुआ। अब भाई हम या तो मिलेगा सबको या फिर हमें भी नहीं, इसलिए आगे बात नहीं बढ़ पाई। सरकार ने लालच देने का काफी काम करे, लेकिन मेरे माननीय किसान नेता मजबूत स्थिति में रहे। उन्होंने अपना इतना देखा, पूरे देश का देखा, इसलिए भी उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जंतर मंतर की पूरी लाइन थी, कभी पूरी लाइन थी, आज इन्होंने उसको वोट का कुल 200 गज में कर दिया, कुल 200 गज में। ये तो आंदोलन करे तो सही, लेकिन और इनके खिलाफ जो आंदोलन करे वो गलत। क्या कोई इस तरह की हिटलरशाही, आज आप वहां देख लो, विदेशों में देख लो किस तरह लोग आज सड़कों पे हैं, किस तरह सड़कों के। सतीश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मैं उनसे ये सवाल पूछ सकता था, लेकिन वो है नहीं चर्चा में, उसके लिए तो मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन जो बातें सामने आई थी, अगर 4 से 5 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी आप ले लेते तो उसको आगे बढ़वाया जा सकता था, उसके लिए फिर से आंदोलन किया जा सकता था। एक बार कुछ चीज शुरू तो होती, कम से कम कोई चीज शुरू तो होती, क्योंकि पहले की अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कई राज्य ऐसे जहां पर एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही। कांग्रेस के उसमें ठीक है, एमएसपी नहीं थी, एमएसपी पर जब भी खरीदे जाते थे, लेकिन उन्होंने कृषि यंत्रों पर ना कोई जीएसटी लगाई थी, ना खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो करने का काम किया था। उन्होंने मतलब कृषि पे ना कभी कोई किसान पर ब्याज लेने का काम किया। इस सरकार ने कृषि यंत्रों पे 22% जीएसटी लगाने का काम किया, 50 किलो का 45 किलो का काम किया, किसान पर बिजली के बिल लेने का काम किया। इस सरकार ने हर वो काम किया जो किसान का बेचने का काम हो। किस तरह किसान की हम भूमि अधिग्रहण करके किसान की जमीन खरीदने का काम करें, क्योंकि ये सरकार एक कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ खेलती हुई कठपुतली सरकार है। ना कि मैं ये कहूंगा कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार। ये अपने खुद का अपने कि इसका मनोबल कोई नहीं, ये तो दूसरा जो बोलता है ऊपर से आदेश होता है, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं कोई ऊपर से आदेश है, ये आप नहीं कर सकते। इसी तरह केंद्र सरकार से भी ऊपर से आदेश आता है कि आपने ये नहीं करना, जो आदेश वे बोलते हैं वो ये सरकार करने का काम करती है। आज किस तरह पूरे का पूरा भारत बेरोजगारी में डूबा हुआ है। आज तक पूरे का पूरे देश की इन्होंने लोगों की पेंशन खत्म कर दी, ये स्कीम लेते हैं, पूरे का पूरा इन्होंने मिलिट्री शासन खत्म कर दिया। जो लोग फौज में नौकरी करने जाते थे, आज उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कितना क्या करेंगे ये देश के साथ, किस तरह देश को कहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ललित जी, अब तो केंद्र में जो सरकार पहले पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी और इस तरह की बातें कही जाती थी कि पूर्ण बहुमत है इसलिए कुछ भी लेकर के आ जाते हैं, अब तो वो स्थिति भी नहीं है, मजबूत स्थिति में भी नहीं है इतनी बीजेपी। तो विपक्ष ज्यादा मजबूत है। ईडी का शिकंजा जो इनके विपक्षी दल है उनको डराने का काम करते हैं। ठीक है, मैं ललित जी से सवाल ले रहा हूँ, यही सवाल ले रहा हूँ। अब तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है ललित जी कि इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में है बीजेपी, अब तो विपक्ष भी दबाव डाल सकता है सरकार पर। मतलब द्रवित तो मैं इस बात से हूं कि नीतीश कुमार और जो नायडू साहब हैं वो अभी सामने नहीं बोले आते कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। वही ना, आपके पुराने सहयोगी रहे, आपकी तरफ से कोशिश करनी चाहिए उनको अपने पक्ष में लाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए, इस तरह का प्रयास किया जा सकता है। और मेरे को थोड़ा सा कहने दीजिए, 2 मिनट 1 मिनट समय दे दीजिए कि सिरसा के डब्बाली से जो खुइया टोल प्लाजा है ना, वहां पे इतनी पुलिस लगाई हुई है जिसका मतलब इंतहा नहीं। इसी तरह शंभू पे 1:30 बजे करीब इनको पकड़ लिया गया 101 किसानों को, और उनको नहीं जाने दिया आगे, बैरिकेडिंग की, 6 किसान घायल हो गए हैं। अब अगर परमात्मा ना करे उनमें से कोई क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आप फिल्मजी ग्राउंड पर रोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो डिप्टी कमिश्नर है हमारा के उन्होंने तो विवेक इस्तेमाल करना चाहिए था ना। अब सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री 101 किसानों से डरता है क्या? क्या एक शांति प्रिय जुलूस की शक्ल में 101 आदमी पैदल जा रहे हैं, ना डंडा ना लाठी ना कुछ और,
आप तलाशी लेके जाने दो ना। आप वहां दिल्ली में तलाशी लो ना उसकी। अगर आपको दिक्कत है तो वैसे तो ले जानी नहीं चाहिए, शर्म की बात है। लेकिन अगर आप दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे पहले रोक सकते थे तो रोको। लेकिन हम सब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शांतिप्रिय प्रदर्शन का अधिकार वहां पे दोनों जगह पे जो निर्धारित जगह है वहां करवा लिया जाए। अभी परसों तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय इनकी काफी सराहना कर रहे थे, किसानों की फेवर में बोल रहे थे, लेकिन आज मैंने उनको सुना राज्यसभा में तो वो उनकी शिवराज सिंह की प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ही कैन यूज इज गुड ऑफिस। तो ये मीटिंग कराने के लिए उनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं होगा वो उपराष्ट्रपति से, वो प्रधानमंत्री या जो भी लोग हैं किसान या कृषि मंत्री, इनको कहें कि भाई एक मीटिंग करो। अब ये आज रात को अगर ये डिक्लेयर करते हैं या पूरा दिन कल इनके पास है, 10-11 बजे तक किसानों को चंडीगढ़ बुला ले बात करने के लिए, दिल्ली बुला ले, उनको अपनी गाड़ी भेज के बुला लो भाई, उनके 4-5 रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। अब बताओ तो सही है वो बात 21 में जब ये कानून वापस लिए थे उसके बाद पोजीशन कहाँ इंप्रूव हुई है, कहाँ पहुंचे हो? अगर आप 3 साल में भारत जैसे देश में 1 फुट आगे भी नहीं बढ़ते हो तो फिर कैसे बात चलेगी? बातचीत में तो एक दोनों तरफ को बढ़ना होता है। किसानों ने कोई गलती की आगे नहीं बढ़ रहे तो बताएं आप। किसानों ने कोई भी शांतिपूर्ण की बात की है, कोई हिंसक आंदोलन तो नहीं है। फिर आप क्या चाह रहे हो कि सारा देश माइनस बीजेपी इकट्ठा हो जाए और झगड़ा करे आगे? ये स्थिति भी तो हमें भी तो अच्छी नहीं लगेगी। हम भी तो राष्ट्रीय नागरिक है, अगर सारा देश ही बंद हो जाएगा। आप उस तरफ क्यों जाना चाहते हो? हमने तो वो क्रांति 1974 की भी देखी है, जयप्रकाश नारायण जी की। ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं आप कि जहां पे आप, अच्छा फिर मैं एक बार किसान यूनियन वालों से भी बोलूंगा, हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आप अपनी एक फेडरेशन ऑल इंडिया लेवल पे बनाए, क्योंकि मुझे कोई कह रहा था कि काफी किसान हरियाणा वाले साथ में नहीं है, फलाने वाले साथ में नहीं है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या किसान को एक तो होना ही पड़ेगा, वो अपनी फेडरेशन के माध्यम से आंदोलन को सुदृढ़ रूप से चलाए, शांतिपूर्वक रहे, असुविधा कम से कम हो। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इनकी जो ऑल इंडिया कोई फेडरेशन अगर है जिसके बैनर के नीचे सारे संयुक्त किसान मोर्चा बना था, किसान आंदोलन के समय बना था, लेकिन अब उसमें हमने सुना ना बयान उनका, सरवंत सिंह पंधेर कह रहे थे कि हमारे मतभेद तो हैं लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सब फिर से एकजुट हो, लेकिन शायद हो नहीं पा रहे हैं। मैं यही अपील कर रहा हूँ ना बाकी जत्थेबंदियों से भी कि वो इसमें शामिल हो, फेडरेशन में शामिल हो अपनी। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, जब फरवरी में ये आंदोलन शुरू हुआ, चंडीगढ़ गई थी टीम, चंडीगढ़ कई मंत्री गए, किसानों से बातचीत भी हुई, काफी अच्छे माहौल में उस टाइम बातचीत हुई, किसान नेता भी ये कहते हुए नजर आते थे, और यहां तक बात पहुंची थी कि 4-5 फसलों पर एक बार के लिए एमएसपी गारंटी का कानून देने के लिए तैयार हो गई थी सरकार, लेकिन वो प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया था। तो क्या अब आपको ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, अब जब नई सरकार का गठन हो चुका है, जैसे भी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं लेकिन गठबंधन के पास है, एनडीए की बहुमत की सरकार जरूर है केंद्र में, तो क्या अब आपको ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि सरकार उतना झुकेगी जितना पहले झुक रही थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? क्या अब आसानी से इस आंदोलन को खत्म करवाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा? ऐसी कोई उम्मीद लग रही है आपको? सरकार की तरफ से किया जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद लग रही है आपको? जितेंद्र जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर सरकार सोचती है कि आंदोलन ऐसे कुचलने से कुचल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आज तक कोई भी आंदोलन कभी कुचलने से कुचला नहीं गया, बल्कि और ज्यादा उग्र होकर सामने आया। और हम चाहते हैं किसान के साथ सरकार बातचीत करे। फरवरी 2024 में किसान से बातचीत अगर करी भी तो मैच एक ड्रामा ही था। अगर सरकार चाहती, मान लो 4-5 फसलों पे सरकार चाहती कि देना है एमएसपी, दे देते, बाकी के लिए लड़ते रहते, दिया तो नहीं। सिर्फ बात ही करने से तो बात नहीं बनेगी ना। और किसान अब क्या कह रहा है? किसान कह रहा है बैठ के या तो बातचीत करो या हमें दिल्ली जाने दो। और ऐसा कौन सा कानून है जो किसी भारतीय को दिल्ली जाने के लिए इजाजत चाहिए होती है? कोई कानून? किसी कानून में लिखा है, कहीं संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को, चलिए किसान को छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को क्या अपने भारत की राजधानी में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है? और अगर अम्बाला के एसपी ये कहते हैं कि आप इजाजत दिखाओ तो बड़ी बचकाना हरकत है। आईपीएस है वो। एक जमाना जब आईएएस और आईपीएस की तूती बोलती थी, और मुझे शर्म आती है, हमारे घर में भी आईएएस आईपीएस हैं, मुझे शर्म आती है आज आईएएस आईपीएस भी सरकार के गुलाम बन के रह गए हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को भी झुकना चाहिए, कोई तानाशाही नहीं है, राजाशाही नहीं है। आज अगर किसान अपनी मांग के लिए, आज किसान की स्थिति क्या है?
जिस स्थिति में किसान नवंबर 2021 में था, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए और उसमें किसानों को बोला था कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनेगी, आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे इनसे। क्या इनमें से कोई काम हुआ? क्या आपराधिक मामले वापस हुए? क्या एमएसपी गारंटी कमेटी बनी? कुछ भी नहीं। आज किसान वहीं का वहीं खड़ा है, एक कदम भी आगे नहीं गया। ये सारी सरकार की नाकामी। अगर ये सरकार ये सोच रही है बीजेपी सरकार की हमेशा हमेशा के लिए यही आगे, तो मैं कहना चाहूंगा औरंगजेब भी नहीं रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, 7 पीढ़ियों ने राज किया, उसके बाद भी चले गए ना। तो जाना तो है एक दिन। कम से कम ये देखिए कि अगली वाली पीढ़ी को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, अगली वाली पीढ़ी को आपकी नाकामियों का खमियाजा न भुगतना पड़े। किसानों से बैठ के बातचीत कीजिए। अगर आपसे बातचीत हल होती है ठीक, नहीं उनको शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने देना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। और यहां तो जाने देना तो दूर की बात है, उनको पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मैं तो अजीब बात मानता हूं, जिस दिन ये सरकार चली जाएगी बीजेपी की सरकार, उस दिन क्या जो अधिकारी आज अगर कहीं ना कहीं धक्का कर रहे हैं किसानों के साथ, क्या वो जनता के सामने आ पाएंगे? क्या दूसरी सरकार का सामना कर पाएंगे? ये सोचना चाहिए। सारी चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक समस्या का हल निकलना चाहिए। आज अगर किसान चाहता है उसको फसलों की एमएसपी मिले तो बातचीत कीजिए। कुछ आप छोड़िए, कुछ वो छोड़े, बीच में बैठ के फैसला कीजिए। हर एक मसला बातचीत से हल होता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बातचीत से हल होती हैं। फिर ये तो किसान है, हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का है, हमारे लिए पूजनीय है। प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक व्यक्ति पूजनीय है। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि इनसे इमीडिएट तुरंत प्रभाव से बातचीत करनी। अगर एक दिन का मौका फिर से किसान ने दिया, ये मैं मौका कहूंगा किसान ने सरकार को दिया कि आइए एक बार फिर बैठ के बातचीत कर लीजिए, शायद कहीं हल निकला है। तो सरकार को भी खुले दिल से, एक अच्छी भावना से, खुले दिल से बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सरकार को बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि ठीक है, आइए बैठिए, बातचीत करते हैं। अगर कोई हल निकलेगा ठीक है, नहीं अपने अपने घर तो खुश है, फिर जाने दीजिए। लेकिन राजेंद्र जादव जी, दिल्ली जाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे को तो एक बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, दिल्ली जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए राजेंद्र जादव जी, लेकिन दिल्ली जाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि अगर सरकार गंभीर होगी इस मामले को लेकर के, संवेदनशील होगी, तो वो जैसे पहले चंडीगढ़ गए थे केंद्रीय नेता मुलाकात करने के लिए किसान नेताओं से, तो अभी भी वैसे ही वहीं अगर बैठे हुए तो वहां पर उनसे जाकर के बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, या दिल्ली जाकर के ही समाधान होगा इस समस्या का? नहीं, सबसे बढ़िया विकल्प तो ये है कि बातचीत शुरू करनी चाहिए सरकार को, और गंभीरता के साथ करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, टाल मटोल का रवैया नहीं अपनाना चाहिए और एमएसपी दे देना चाहिए। मैं तो सरकार से, सभी से पूछता हूं, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और जो भी है, ये बताइए कि आपने एमएसपी नहीं दिया लेकिन फिर भी महंगाई क्यों बढ़ रही है? और महंगाई इतनी है बेलगाम इस तरह की बढ़ी है इस रिजिम में, इस शासन में, कि पहले कभी नहीं थी जी। सब जगह जो है हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, आटा दाल से लेके तेल, घी और सब्जियां, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। आदमी का जो है, जो उसका किचन का लेवल स्टैंडर्ड घट गया, वो किसी तरह से काम चला रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। तो सवाल ये है कि फिर एमएसपी देने में क्या परेशानी है? जब इतनी स्काई हाई जो महंगाई हो रही है, प्राइस हाइक हो रही है, तो फिर आपको एमएसपी का देने में डर क्या है? आपको शायद डर यही होगा कि महंगाई बढ़ेगी। अरे महंगाई क्यों बढ़ेगी? एमएसपी तो आप एक डिस्क्रिप्शन से तय करते हैं कि लागत क्या है और उसके किसान को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उसके जीवन को निर्वाह के लिए, तो उसके हिसाब से एक फॉर्मूला होता है। तो आप जैसे डेली मिनिमम वेज भी तय करते हैं मजदूर का, वो उसको मिलना चाहिए। अब आप तो लेबर लॉस का भी ध्यान नहीं रख रहे, कई चीजों का ध्यान नहीं रख रहे, और अर्थव्यवस्था जो है 3rd नंबर की पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा कि ये किसान आपके और नीचे के लोग तमाम जो है वो कमजोर रहे, उनका जीवन यापन ठीक से ना हो, उनको कुपोषण के शिकार हो जाए, खाने पीने को ठीक से ना मिले और महंगाई इतनी बढ़ती रहे, और आप कहे हमें एमएसपी नहीं देना। तो आखिर में ये पैसा क्या? ये आर्थिक असंतुलन कितना है इस देश में कि कुछ लोगों के, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जो है 70-75% प्रॉपर्टी है देश की। तो इसको तो ठीक कीजिए आप। एक पक्ष को आप बढ़ाते जाइए, दूसरे लोग एक्सप्लॉइट होते रहे। तो ये व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। आप मत दीजिए दिल्ली जाने की परमिशन, आप बात कीजिए और बात कीजिए जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, और मांगों को मंजूर कीजिए। कोई अच्छा फॉर्मूला निकालिए जो वायबल हो, जिसमें महंगाई भी ना बढ़ती हो और किसान का भी ठीक हो जाए। ऐसा करके बातचीत करके उसका समाधान करना चाहिए।
बिल्कुल, प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि मांगों को मान लिया जाए और किसानों को घर भेजा जाए सड़कों पर। किसान क्योंकि पिछले कई महीनों से वहां पर फरवरी से अब तक लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। लेकिन सतीश नंबरदार जी, सवाल यही उठ रहा है बार बार कि क्या कमजोर हो गया संयुक्त किसान मोर्चा? क्योंकि किसान नेता पहले जब बैठते थे, एक प्रेस वार्ता होती थी तो उसमें लाइन लगा करके किसान नेता बैठते थे, फ्रेम में पूरे आते नहीं थे। अब सिर्फ 2 लोग नजर आते हैं, जगजीत सिंह नल्लेवाल, एक सरवण सिंह पधेर। बाकी दूसरे नेता, चाहे वो हरियाणा के किसान नेता हो, यूपी के किसान नेता हो, राजस्थान के हो, अलग अलग जगह के, कोई नजर नहीं आता इस किसान आंदोलन में। ऐसा लगता नहीं कि कोई यूनिटी है, कोई मजबूती है जो एक सरकार के सामने एक मजबूत संदेश जा सके। देखो, सबसे पहले तो ये छोटी सी बात है, क्योंकि ये 30 सेकंड का समय है। आप छोटी सी बात यही है, हमने यही फैसला किया था कि 101 किसान जाएंगे। ये ट्रैक्टर ट्रॉली को मना करे, ठीक है भाई, हम नहीं लेके जाते। लेकिन सरकार ये कि वही बात फिराती है कि ये नहीं चाहती किसी को भी ऊपर उठाने का काम हो, क्योंकि इस देश में आज किसानों की जरूरत नहीं है, मजदूरों की जरूरत है। ये किसान को मजदूर बनाने पर तुली है। पहले 750 किसानों को साथ देती, इसलिए आज किसान थोड़ा अपना बचाव पक्ष में काम कर रहा है। क्योंकि देखा होगा आपने किस तरह का एसडीएम साहब ने टूल टैक्स पे किसानों का सिर फोड़ने का काम किया था। किसान ने तो वो भी बर्दाश्त किया और सरकार ने उसको पदोन्नति देके किस तरह ऊपर अफसर बनाने का काम किया था। लेकिन आज किसान अब भी यही चाहता है, अब सरकार, किसान, मजदूर सबको हक मिले, सब शाम को रोटी खाकर सोए। क्योंकि किसान हमेशा इसी बात पर जोर देता रहा, अब कोई भी देश में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी स्तर का आदमी हो, खाना खाकर भूखा पेट ना सोए और इस देश की तरक्की में सहयोग दे। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमें 5 भी अर्थव्यवस्था बना दी, लेकिन आम जनमानस को 5 भी अर्थव्यवस्था का तक क्या मिला? अब जनमानस का तो आज 5 पे भी मतलब पहले से भी नीचे स्तर पर चला गया। 1980 में 2 रुपए लीटर डीजल था, 2 रुपए किलो गेहूं था, जब देश का किसान और देश का जनमानस आराम से रोटी खा रहा था। लेकिन आज 100 रुपए लीटर डीजल बेच दिए और 20 रुपए किलो की आज किसान फांसी खाने का काम कर। किसान यही बोलता है हमारे को हक दो, हम भीख नहीं मांगते, हमारा वही हक दे दो जो हमारा पड़ता है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हम देश में आपकी तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं, हम आपको दूसरी अर्थव्यवस्था में ले जाने का काम करेंगे। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे टेक्निकल इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में देश चला गया और उन्हीं के हाथ से सारे में देश चल रहा है। ये किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 2021 से भी बड़ा, 20 से बड़ा आंदोलन निकल आएगा और किसान कल भी एक था, आज भी एक और कल भी एक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपने एक संदेश देने की जरूर कोशिश की, लेकिन ऐसा असल स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। ओंकार जी, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे जल्दी से। क्या लगता है आपको, क्या समाधान का रास्ता निकल सकता है किसानों और सरकार के बीच में? सिकंदर जी, किसान एकजुट नहीं है, ये मैं भी कहना चाहता था। किसान संगठन आज कमजोर है कहीं ना कहीं, इनको एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि एकजुटता में संदेश है। आज ये मौजूदा सरकार वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी पर चल रही है, बांटो और राज करो। किसानों को एक हो जाना चाहिए। अगर कुछ किसान नेता साथ नहीं हो, भी साथ आ जाना चाहिए। समस्या तो एक है सबकी, और सरकार को बड़ा दिल दिखा के इनसे बातचीत करनी चाहिए। आप दिल्ली नहीं जाने देना चाहते तो दिल्ली जाने देना चाहिए। आप हरियाणा में हल कर दीजिए, ना दिल्ली जाने दीजिए, हरियाणा में समस्या हल कर दीजिए। बिल्कुल, पंजाब में किसान है, वहीं पर बैठक करके वहीं पर समाधान किया जा सकता है। एक आखिरी कमेंट सर ललित जी आपसे भी, क्योंकि सत्ता पक्ष पर तो ये आरोप लग ही रहा है कि वादा खिलाफी कर रहा है सत्ता पक्ष, लेकिन विपक्ष भी क्या उतने महत्वपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को सदन में उठा रहा है? क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, सदन में इतने ज्यादा मजबूती के साथ ये मुद्दा सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है ना, अगर इसके सारे संपादक किसानों को मदद कर दें तो ये आंदोलन एक दिन में निपट सकता है। आपसे डरती है सरकार। नंबर 2, मैं सरकार के बारे में ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति, मैं सुनता हूं कभी कभी आपको, कि ये बताइए कि जो ये एमएलए और एमपीज है, ये नौकरशाह है, पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है? अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए सर, मैं खत्म करने वाला हूं। जी, जितने आईएएस है, आईपीएस है, ये भी पब्लिक सर्वेंट जी। बिल्कुल, यानी पब्लिक कौन है? किसान, आप और मैं। ठीक है, ठीक। और सर्वेंट कौन है? ये जो जिनको आपने इलेक्ट किया है या जिनको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है। ये कैसे हो गया कि पिछले 75-78 साल में ये मालिक बन बैठे? मालिक और नौकर वाला व्यवहार ये किसानों से कर रहे हैं, आम जनता से कर रहे हैं। इनके दरवाजों पे लिखा होता है 3 से 4 मिलूंगा, और तब भी नहीं मिलते।
मंत्रियों का भी यही हाल है। अरे भाई, मैं राजीव गांधी के टाइम में बड़े चौधरी को पता लगा के वो आ रहे हैं एजुकेशन के लिए, उन्होंने बुला लिया नाश्ते पे। चलिए, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष भी उतनी मजबूती से सवाल नहीं उठा रहा है, आप इस मुद्दे से भाग रहे हैं। चलिए बहरहाल, बहुत शुक्रिया ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओंकार जी आपका भी, और सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन किसान लगातार डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। दिल्ली जाने का प्रयास एक बार फिर से किसानों की तरफ से किया गया, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब एक बार के लिए, कल तक के लिए जरूर टाला गया, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है, कोई आगे का रास्ता नहीं निकलता है, तो फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करने की बात जो है वो कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।